नमस्कार दोस्तों और मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आया हूं और ये आपकी हिंदी की पुस्तक में से पाठ नंबर 6 और कक्षा 7वीं, और इस पाठ का नाम है राष्ट्र के गौरव प्रतीक। तो राष्ट्र के गौरव प्रतीकों पर बातचीत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं या आपको कुछ जानकारी देता हूं। तो जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उनके अलग अलग पहचान के चिन्ह जो है बना रखे हैं। जैसे कि हर राज्य का राज्य पक्षी होता है, हर राज्य का राज्य जानवर होता है, हर राज्य का राज्य वृक्ष होता है। हर राज्य के जो है अलग अलग पहचान के चिन्ह होते हैं। जैसे हम अपने पंजाब की बात करें तो हमारे पंजाब में जो हमारा राज्य पक्षी है वो है बिल्कुल बाज। इसी तरह हमारा जो राज्य जानवर है वो है काला हिरन। इसी तरह हमारा राज्य वृक्ष है जो वो सभी हम जानते हैं शीशम यानी कि जिसको हम टहली का वृक्ष भी कहते हैं। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो देश की पहचान के भी कुछ चिन्ह बना रखे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के भी कुछ पहचान के चिन्ह हैं जो हमारी जो राष्ट्रीय एकता, हमारे गौरव, हमारे मान और सम्मान का प्रतीक होते हैं। तो हम आइए इन अलग अलग पहचान के चिन्हों पर विचार चर्चा करेंगे और बारी बारी इन चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश की पहचान के ये जितने भी प्रतीक हैं उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, क्योंकि इसको 6 बार बदला गया। जो सबसे पहले 1857 में जो ब्रिटिश सरकार ने जो हम पे जो लागू किया था जो ध्वज, वो एक नीले रंग का था और उसके बाईं ओर एक यूनियन जैक था और बीच में स्टार ऑफ इंडिया था। उसके बाद में 1904 में स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर उनकी एक शिष्या ने ये जो ध्वज बनाया था और ये 1906 में जो पहली बार जो कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसको फहराया गया था। अब बात करते हैं इस झंडे में जो 3 रंग थे, नीचे लाल, बीच में पीला और उसके ऊपर हरा। हरे रंग में जो थे कमल की एक पंक्ति थी और बीच में जो पीला रंग था उसमें वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे वाला जो रंग था उसकी बाईं ओर आधा चंद्र था और दाईं ओर जो सूरज था। तो इसके बाद में जो 1907 में एक क्रांतिकारी थी मैडम भीका जी, उसे मैडम कामा के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। उन्होंने जो झंडा था ये जर्मन में फहराया था पहली बार, और जो ये वाला झंडा था इसमें भी जो 3 पट्टियाँ थी, ऊपर वाली पट्टी में केसरी रंग और फिर पीला और सबसे नीचे जो हरा रंग था। हरे रंग की जो पट्टी थी उसमें जो बाईं ओर एक सूर्य था और दाईं ओर अर्धचंद्र के ऊपर एक तारा था। तो इस तरह आगे फिर जाकर के 1917 में क्रांतिकारी हुआ करते थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक, ये आप सभी जानते हैं, और एनी बेसेंट। इन क्रांतिकारियों ने एक जो झंडा था वो बनाया था और इस झंडे में जो था बाईं ओर एक यूनियन जैक था और उसके बीच में सप्तऋषि और इधर एक था अर्धचंद्र और उसके ऊपर तारा। और इस जो झंडे में 5 लाल रंग की पट्टियाँ और 4 जो हरे रंग की पट्टियाँ थी। तो इसके बाद में फिर इसका स्वरूप बदला। 1921 में गांधी जी के एक मित्र थे, वो मध्य प्रदेश से थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। तो गांधी जी ने उनको जो ये झंडा ध्वज तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने 5 साल तक कई देशों के जो झंडे थे, ध्वज थे, उनका बड़ी बारीकी से अध्ययन किया
और बाद में गांधी जी को एक जो ध्वज ला करके दिया। और इस ध्वज में भी जो सिर्फ 2 रंग थे, एक नीचे लाल और उसके ऊपर हरा, और हरे रंग में गांधी जी का जो चरखा था उसका जो चित्र था। और गांधी जी ने जब ये इस ध्वज को देखा तो उन्होंने उनको कहा कि ये तो सिर्फ 2 ही धर्मों को दर्शाता है। जो लाल रंग था वो हिंदू धर्म को दर्शाता था और जो हरा रंग था वो मुस्लिम धर्म को दर्शाता था। इसलिए गांधी जी के कहने पर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और बाद में इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की पट्टी को जोड़ा गया। और उसके बाद आया बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, जब 1931 को कांग्रेस कमेटी की एक जो बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि इस जो भारत के तिरंगे को मंजूरी दी जाए। तो उस बैठक में हमारे जो तिरंगे को मंजूरी मिल गई। उसमें जो ये 3 रंग थे, ऊपर सबसे केसरिया रंग था, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था, और बीच वाले जो सफ़ेद रंग में गांधी जी का चरखा था। और इसके बाद जब 1947 में एक तब भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आया, 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी से कुछ दिन पहले संविधान सभा की एक बैठक हुई और ये बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, जो तिरंगे को हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो 1931 वाला जो ध्वज था उसमें जो गांधी जी का बीच में चरखा था उसको हटा करके अशोक चक्र यानी कि धर्म चक्र को जोड़ा गया। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास था, कैसे ये इसको बार बार बदला गया और अंत में 22 जुलाई 1947 को हमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अलग अलग इसमें जो रंग हैं, इसमें जो अलग अलग पट्टियां हैं वो क्या दर्शाती हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला केसरिया रंग है वो त्याग, बलिदान, ताकत, साहस का जो है प्रतीक है। उसके बीच वाला जो रंग है सफ़ेद, वो सुख, शांति, एकता, सच्चाई और स्वच्छता का प्रतीक है। नीचे वाला जो हरा रंग है हरियाली और खुशहाली, प्रगति का प्रतीक है। इसके अलावा बेटा जो बीच में आप देख रहे हैं अशोक चक्र, इसका भी बहुत महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं इस चक्र में 24 लाइनें हैं, 24 तीलियां जिसे हम कह सकते हैं, और ये जो सभी तीलियां हैं ये इंसान के 24 गुणों को दर्शाती हैं, जिसमें प्रेम, त्याग, सेवा, सहयोग, कर्तव्य, संयम, शांति, सेवा, और ये जितने भी सभी 24 गुण हैं ये मनुष्य के 24 गुण हैं। ये अगर सभी मनुष्यों में 24 गुण आ जाते हैं तो हमारा समाज भी सुधर जाता है और हमारा देश भी विकास के पथ पर चलता है। तो इस चक्र को हम विकास का चक्र भी कह सकते हैं। तो इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आता है 23 जनवरी 2004। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से पहले जो हमारा ध्वज था तिरंगा, उसको फहराने का अधिकार सिर्फ कुछ विशेष जो हमारे राष्ट्रीय पर्व थे उनमें या स्कूलों में, दफ्तरों में कुछ विशेष कार्यक्रमों में इसको फहराया जाता था। लेकिन 23 जनवरी 2004 को हमारे एक नवीन जिंदल जी हैं, उनकी 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि अब से हर व्यक्ति नियमों के अनुसार इस जो ध्वज को कहीं भी फहरा सकता है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप जैसे जानते हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उन सभी दिनों में ये फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली में लाल किले पर इसको फहराते हैं। इसी तरह 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति इसको लाल किले पर फहराते हैं।
तो ये जो हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में आपको मैंने काफ़ी जानकारी दी है। और बेटा अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1911 को लिखा गया, और ये सबसे पहले बंगाली भाषा में ही लिखा गया था। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। ये जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एक पुस्तक है गीतांजलि, उसमें दर्ज है, और 24 जनवरी 1950 को इस गान को हमारे राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। अब बात करते हैं कि इसको जो गाने के क्या क्या नियम है। इसको गाने के नियमों की बात करें तो हमें जब भी ये हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा हो तो हमें पहले सावधान मुद्रा में खड़े होना पड़ता है। इसके अलावा इस गान के 2 रूप हैं, एक तो 52 सेकंड का है और दूसरा 20 सेकंड का। जो 52 सेकंड का है वो उसका बड़ा रूप है और जो 20 सेकंड का है उसका छोटा रूप है। अब हम बात करेंगे इस जो राष्ट्रीय गान की एक एक पंक्ति के अर्थ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसको गाकर भी सुनाएंगे। तो इसकी पंक्तियां हम पढ़ते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत के लोगों के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो, तुम ही भारत के भाग्य के विधाता हो, अर्थात तुम ही भारत की किस्मत लिखने वाले हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। जो हमारा देश भारत है वो पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्कल उड़ीसा बंग बंगाल तक फैला हुआ है, सब में तुम्हारी ही गूंज सुनाई देती है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलदी तरंग। तुम्हारे नाम की गूंज विंध्याचल हिमाचल तक सुनाई देती है। गंगा जमुना और भारतीय सागर की लहरें भी तुम्हारे ही नाम का गुणगान करती हैं। तो आगे कहते हैं, तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। तब शुभ आशीष मांगे, सब तुम्हारा ही शुभ आशीर्वाद पवित्र आशीर्वाद मांगते हैं। गाहे तब जय गाथा, सब तुम्हारे ही जो गीत गाते हैं। आगे है, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत के लोगों का मंगल चाहने वाले तुम्हारी जय हो, भारत भाग्य विधाता। तुम ही भारत के भाग्य के विधाता हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय 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 हे, तुम्हारी सदा सर्वदा विजय हो। तो ये थे जो हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसकी एक एक जो पंक्ति है उसके अर्थ। अब हम राष्ट्रीय गान को गाएंगे, इसके लिए हमें सावधान मुद्रा में खड़े होना पड़ेगा, तो हम इसलिए सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। तो अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत की। तो बेटा ये उन दिनों की बात है, अंग्रेज़ों के समय की। ये 1870 से लेकर 1880 के बीच में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तब जितने भी सरकारी दफ्तर थे उनमें एक गीत बजा करता था, उसका नाम था गॉड सेव द क्वीन।
तो उस समय में एक सरकारी अधिकारी हुआ करते थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। और जब भी वो ये गीत सुना करते थे तो उनके मन में एक इच्छा जागृत होती थी कि काश कि कोई ऐसा गीत हो जो हमारे देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता का जो है राष्ट्रीय एकता में लोगों को बांधे। तो उन्होंने फिर 7 नवंबर 1876 को उन्होंने एक गीत लिखा, और पहली बार ये जो गीत है 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया, और यही गीत बाद में जाकर 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ। तो इस गीत के सिर्फ 2 ही पद शामिल किए गए। वैसे इस गीत की जो 26 पंक्तियां थी, सिर्फ 7 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर लिया गया। तो अब मैं चाहूँगा कि जो ये गीत है वंदे मातरम, जो हमारा ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, आपने सुना होगा, इसको मैं गाकर आपको सुनाऊंगा और एक एक पंक्ति के जो अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो आप भी ज़रूर मेरे साथ गाइएगा। शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो कितना मीठा ये गीत है, और इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो धरती माँ को जो है, ये धरती माँ के लिए गीत है कि कहा गया है कि कवि कहता कि हे धरती माँ तुमको सलाम, तुमको प्रणाम, जो भी तुमने मुझको दिया है, जल फल फूल अनाज वृक्ष, ये सभी तुमसे ही मैंने लिया है, और जितने भी सुख तुमने मुझको दिए हैं, और तुम्हारी ही मिट्टी से मैं बना हूँ, और मेरा अस्तित्व तुम्हारे ही कारण है। तो मैं धरती माँ तुम्हारे आगे सर झुकाता हूँ, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, हे माँ तुम्हें प्रणाम। तो इस गीत के अर्थ जानने के बाद जब इसे महसूस करके गाया जाता है तो एक अलग ही किस्म का आनंद मिलता है। यही गीत जो स्वतंत्रता की लड़ाई के समय में जो भारतीय लोग थे उस समय, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक की, वो है राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भारतीय जितने भी रुपए हैं या सिक्के हैं उन पे ये चिन्ह देखा होगा, याद कीजिए, शेरों वाला। हाँ यस, ये वही है। तो 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय जो चिन्ह है घोषित किया गया था। अगर आप इसके ऊपर वाले भाग में देखें, शीर्ष वाले भाग में, तो वहाँ 4 जो शेर हैं एक दूसरे के विपरीत वो बैठे हुए हैं। दिखाई तो हमें 3 देते हैं, लेकिन इसके एक पीछे भी है। ये सभी शेर चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं और शक्ति, साहस, हिम्मत, देश की सुरक्षा और सत्य की राह पर चलने का ये प्रतीक है। इसके अलावा ये जो शेर है ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को चारों दिशाओं में फैलाने का भी संदेश देते हैं। इन शेरों के नीचे एक गोल आधार बना हुआ है जिसके पूर्व में हाथी, पश्चिम में बैल, उत्तर दिशा में शेर और दक्षिण दिशा में एक घोड़ा है, और इनके बीचों बीच अशोक चक्र बने हुए हैं। ये भी हमें साहस, हिम्मत, मेहनत, रफ्तार का जो है
संदेश देते हैं। आधार के नीचे कमल के फूल की एक उल्टी आकृति भी बनी हुई आपको दिखाई देती है और इन सब के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इसके बाद हम आएंगे हमारे राष्ट्रीय जो मुद्रा पे। तो ये राष्ट्रीय मुद्रा जो है 15 जुलाई 2010 को इसे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया था वो थे डी उदय कुमार जी, जो कि ITI गुवाहाटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे। हुआ यूँ कि भारत सरकार ने एक बार ये सोचा कि भारतीय रुपए के चिन्ह के निर्माण के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए। तो इस प्रतियोगिता में लगभग 3000 के आसपास लोगों ने हिस्सा लिया और अंत में जब रिज़ल्ट निकला तो 5 जो बंदों को सिलेक्ट किया गया, उनमें से जो विजेता घोषित किए गए वो थे डी उदय कुमार जी। तो उन्हीं का जो ये मुद्रा का चिन्ह है 15 जुलाई 2010 को वो राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसकी जो खास बात ये है, इसकी खासियत कि ये हिंदी की देवनागरी जो लिपि है उसका र और अंग्रेज़ी की रोमन यानी कि रोमन लिपि का आर दोनों को मिला करके ये बनाया गया है, जो कि भारतीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का एक बहुत ही अद्भुत जो सुमेल दर्शाता है। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। आप तो अच्छी तरह जानते हैं हमारे बापूजी, हाँ बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी। इनको कौन नहीं जानता। गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो देश को आज़ाद करवाने में इन्होंने बहुत ही अहम और उल्लेखनीय जो कार्य किए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जितने भी आंदोलन चले थे उनमें इन्होंने मुख्य नेता के तौर पर अपनी जो भूमिका निभाई। अगर बात करें भारत की सोई हुई आत्मा की, तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। और ये सिर्फ एक ही इनके जीवन का एक ही मकसद था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। तो इसी रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अंग्रेज़ी शासन की ईंट से ईंट बजाई और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज़ों को मजबूरन भारत छोड़ के जाना पड़ा और हमें अंत में आज़ादी मिली। तो इन सब कारणों के कारण ही हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय फल की। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। आम की बात कर रहे हैं हम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें विटामिन A, C, D और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। अनेक रंगों में, अनेक आकारों में, अनेक आकृतियों में ये पाया जाता है और इसका प्रयोग कई तरीक़ों से किया जाता है और अपने स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प की। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में तो आप जानते हैं, कमल का फूल सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक। ये भी आदिकाल से ही हमारी जो संस्कृति है उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। देवी लक्ष्मी का आसन या भगवान की पूजा, ये इसके अलावा ये दिन में जो खिलता है और रात को बंद हो जाता है। तालाब, नदियों में, नहरों में, यहाँ तक कि कीचड़ में भी ये आराम से मिलता है। इसीलिए तो इस पे एक कहावत बनी है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय नदी की। राष्ट्रीय नदी यानी कि गंगा, जिसे हम गंगा माँ भी कहते हैं, ये निर्मलता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। 4 नवंबर 2008 को इसे हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और हमारे देश के कई राज्यों में से ये निकलती है, जिनमें से हम हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह की सहायक जो नदियां हैं इसी में से निकलती हैं। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, यानी कि मोर, पक्षियों का राजा।
तो 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ये अपनी सुंदरता, शांत स्वभाव और शर्मीलेपन के कारण ये जाना जाता है। ये कई इसके रंग जो है मन को मोह लेते हैं। इसकी आयु लगभग 15 से 25 साल तक होती है और ये इंसानों से जरा दूर ही रहना पसंद करता है। पेड़ और जंगल इसको बहुत ही पसंद आते हैं। जब भी वर्षा की ऋतु होती है तो जब मोर नाचता है तो क्या सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसकी कम हो रही संख्या को देखते हुए सरकार ने 1972 को एक एक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत अब इसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में, जैसे बाघ यानी कि टाइगर, बंगाल का बाघ। तो ये 1973 को इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसकी सुंदरता, ताकत, शक्ति और फुर्तीलेपन के कारण इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 2016 की बात करें तो 2016 तक सिर्फ हमारे देश में 2500 ही टाइगर जो थे बचे थे। टाइगर जब दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ लगभग 3000 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अब तो भारत सरकार ने इसकी गिनती जो कम हो रही गिनती को देखते हुए सेव द टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत इसको पकड़ने पर, इसको मारने पर और इसको कैद करने पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। अब बात करते हैं बेटा हम अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में, जिसे हॉकी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा जो इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा क्यों मिला, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अगर देखा जाए तो 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक ने भारत ने 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि स्वर्ण पदक जीते थे। और तब 24 मैच खेले गए थे और भारत ने 24 के 24 मैच ही उस समय जीते थे। और अगर भारत के इतिहास की, हॉकी के इतिहास की बात करें तो ध्यानचंद जी को एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसे हम पंचांग भी कहते हैं। ये शक संवत पर आधारित है और ये बहुत ही हमारा प्राचीन जो संवत है। इसके अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। देसी वर्ष 22 मार्च से शुरू होता है और अगर ये लीप का वर्ष हो तो 21 मार्च से शुरू होता है। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। आप देखें आपके गांव में बहुत से ये ऐसे वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, जिसे हम बरगद का वृक्ष कहते हैं, जिसे आप अपने गांव में बोहड़ का वृक्ष भी कहते हैं। ये जाना जाता है हमारे राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर। इसकी जड़ें बहुत लंबी, शाखाएं भी बहुत लंबी होती हैं और एक ये बहुत ही विशाल वृक्ष होता है। अगर आपने देखा हो तो इसकी जो शाखाएं होती हैं उनमें से ही इसकी जड़ें निकलती हैं और नीचे आती आती जमीन में धंस जाती हैं और उनसे ही बड़े बड़े तने बनते हैं और आगे शाखाएं निकलती हैं। ये जो वृक्ष है ये इसकी आयु बहुत लंबी होती है और ये एकता का प्रतीक होता है। हमें ये भी संदेश देता है कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहना चाहिए। तो ये थे हमारे राष्ट्र के गौरव प्रतीक। तो ये हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी की रक्षा करें और इनका सम्मान करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।